दोस्तों, आखिरकार एसआईआर को लेकर के ज्ञानेश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो कुछ भी खिचड़ी पक रही थी वो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया है। और साफ किसने किया ये मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि दरअसल एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो फैसला था वो चुनाव आयोग ने नहीं लिया था। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर चुनाव आयोग ने यह फैसला नहीं लिया तो क्या यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से, भाजपा दफ्तर से इस तरीके का यह आदेश दिया गया, क्योंकि चुनाव आयोग ने, ज्ञानेश कुमार गुप्ता और उनके नुमाइंदों ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है एक आरटीआई के जवाब में कि अब जो है ये जो फैसला है ये चुनाव आयोग ने नहीं लिया। एक आरटीआई अंजलि भारद्वाज नाम की आरटीआई एक्टिविस्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के सवाल किया था। चुनाव आयोग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इसका लिखित में जवाब दिया जिसमें कहा गया है कि जो एसआईआर है वो चुनाव आयोग ने नहीं कराया है, उसका फैसला चुनाव आयोग ने नहीं लिया है। आज के इस वीडियो में इस पूरे मामले की परत खोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट, दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कैसे यह सच आने के बाद पूरा का पूरा खेल पलट जाएगा, पलटने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ में ज्ञानेश कुमार गुप्ता की किस तरीके से पोल खुली इस पर भी बातचीत करेंगे। और इसके अलावा मोहन भागवत का एक कांड बताऊंगा। साथ में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस देश में धीरे 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 संविधान को खत्म किया जा रहा है हिंदुत्व की आड़ में। सारी खबरें बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि अंजलि भारद्वाज का वो बयान सुनिए। रेड माइक के सौरभ शुक्ला, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अंजलि भारद्वाज ने इस पर बातचीत की और खुल करके कहा कि चुनाव आयोग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके द्वारा फाइल की गई आरटीआई के जवाब में लिख रहे हैं कि एसआईआर का फैसला इलेक्शन कमीशन ने नहीं लिया है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया। मैंने आरटीआई एप्लीकेशन लगाई, सीधा सा सवाल पूछा कि फाइल की कॉपी दे दीजिए जिसमें आपने एसआईआर का डिसीजन लिया। इलेक्शन कमीशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी लिख के दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन नहीं लिया एसआईआर करने का। अब इसी पर बोले भारत देखिए साफ साफ लिख रहा है, आरटीआई के जवाब में इलेक्शन कमीशन लिख रहा है कि एसआईआर का डिसीजन चुनाव आयोग ने नहीं लिया, चुनाव आयोग भाजपा कार्यालय से चल रहा है। साफ साफ ये बात कही जा रही है कि चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से चल रहा है। क्योंकि अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है, उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये बता रहे हैं कि यह फैसला चुनाव आयोग ने नहीं लिया है, तो यह भी बता देना चाहिए किसने लिया। अच्छा, इस बयान का, इस आरटीआई के लिखित जवाब का असर सुप्रीम कोर्ट में भी पड़ेगा, क्योंकि तमाम सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो सीधे तौर पर इस पूरे मामले को उठाने जा रहे हैं। क्योंकि पहले से एसआईआर की पूरी प्रक्रिया, दोस्तों, पूरी प्रक्रिया जो है एसआईआर की वो गंभीर सवालों में है, विवादों में है। अब जरा ये नेशनल हेराल्ड की खबर देखिए। इफ इलेक्शन कमीशन डिड नॉट डिसाइड ऑन एसआईआर देन हु डिड? सवाल पूछ रहा है नेशनल हेराल्ड, कह रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर डिसाइड नहीं किया है तो किसने किया है? ये पूरी खबर देखे, मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा बताता हूं। देखिए, I had made a straightforward prayer in right to information application to the election commission. I asked for detail in the file of which the decision to conduct of special intensive revision of the electoral roll in the country was taken. In his reply, the principal secretary in the Election Commission of India informed me that decision was not taken by the commission. Transparency and RTI activist Anjali Bharadwaj told YouTube channel Red Mike. जो बात मैंने अभी उनका बयान सुना है, आगे देखिए इस खबर में क्या लिखा गया। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ICI did not take any decision conduct the SIR, then who did? यह सवाल किया गया इन द सुप्रीम कोर्ट विच हैज बीन हियरिंग द चैलेंज टू द लीगल वैलिडिटी ऑफ द एसआईआर सिंस जुलाई। द ईसीआई हैज रिपीटेडली क्लेम्ड दैट इट इज ऑथराइज्ड टू कंडक्ट ऑन एसआईआर एंड दैट द कंडक्टेड अ सिमिलर एक्सरसाइज इन 2002 एंड 2003। इसमें देखिए बड़ा पेच है। आरटीआई एक्टिविस्ट ने जो जवाब मांगा उसमें कहा गया, चुनाव आयोग ने कहा कि हमारा निर्णय नहीं है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग लगातार रिपीटेडली ये कह रहा है कि ये उसका फैसला है, ये उसके अधिकार क्षेत्र का मामला है कि वो कब कराए कब नहीं कराए। ये बात दोस्तों कही गई है। अब आप ये सोचिए, एसआईआर की संवैधानिक वैधता पर लगातार अभी क्वेश्चन मार्क है, सवाल उठ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता लगातार बिना किसी डर के, बिना किसी एक पावर के, एक तरीके से जो पावर नहीं है चुनाव आयोग के पास, लगातार पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवा रहे हैं और अभी तक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बड़ा आश्चर्यजनक यह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में, उसकी संवैधानिक वैधता पर फैसला आना है, अभी फाइनल वर्डिक्ट हुआ नहीं है और चुनाव आयोग अपना काम किए जा रहा है। यह अपने आप में बहुत चौंकाने वाली प्रक्रिया है दोस्तों, जो सीधे तौर पर यह बताती है कि दरअसल यह पूरी की पूरी प्रक्रिया ही एक तरीके से सवालों के घेरे में है। याचिकाकर्ताओं, जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वो लगातार कुछ अहम मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। कहा जा रहा है कि ईसीआई के नियम में किसी भी विधानसभा क्षेत्र या उसके एक हिस्से में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की अनुमति हो सकती है, लेकिन पूरे राज्य या देश में चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर सकता। ना तो चुनाव आयोग के किसी मैनुअल में यह वर्णित है और ना ही संविधान के किसी अनुच्छेद में इस बात का जिक्र है। नियम यह भी बताते हैं कि यह तभी हो सकता है जब लिखित कारण दर्ज कराए जाएं। अचानक जनसांख्यिकी वाले जो क्षेत्र हैं, बदलाव वाले, वहां पर यह हुआ जा सकता है और उसके लिखित कारण दिए जाए तब। यह भी जो मैंने आपको बताया, ये कहीं चीजें हैं नहीं और उसके बावजूद देखिए ये पूरा सस्पिशियस मामला क्यों लग रहा है। 24 जून को आदेश हुआ, एसआईआर कराएंगे और 25 तारीख से यह मामला शुरू भी हो गया। और उससे पहले दोस्तों अप्रैल महीने में जब इस पूरे मामले की बूथ लेवल एजेंट को इन सब की ट्रेनिंग हो रही थी, तो इसकी कोई सूचना भी नहीं दी गई। अब सवाल यह उठता है कि अप्रैल में ट्रेनिंग हुई लेकिन एसआईआर के बारे में उनको कुछ पता नहीं था। 24 जून को आदेश होता है, 25 जून को शुरू हो जाता है, फिर बिहार चुनाव खत्म नहीं हो पाते, पूरे देश में लागू हो जाता है। ये अपने आप में कई गंभीर सवाल हैं जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता को कटघरे में खड़ा करते हैं। और यही बात अब अंजलि भारद्वाज ने अपनी आरटीआई के माध्यम से जो बात कही, जो बात चुनाव आयोग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने लिखित जवाब में कही कि चुनाव आयोग का फैसला नहीं है, यह अपने आप में चौंकाने वाला है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा ज्ञानेश कुमार गुप्ता को और भारतीय जनता पार्टी के साथ कनेक्शन को लेकर के बताना पड़ेगा कि आदेश कहां से आया एसआईआर कराने का अगर तुम्हारा नहीं था। इस बीच भारतीय जनता पार्टी का एक और सच मैं आपको बताते था, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा मामला है। आपको याद है कि इसी साल में मेरे ख्याल से मई का महीना था या अप्रैल का महीना था, जब इलेक्शन बॉन्ड जो थे उनको पूरी तरीके से अवैध घोषित कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। स्टेट बैंक को साफ साफ कह दिया था कि अब आप बॉन्ड जारी नहीं करेंगे। इस बीच फर्जीवाड़े का, करप्शन का एक नया दरवाजा खोल दिया भारतीय जनता पार्टी और तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने। भाजपा का नाम इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा चंदे का फायदा उसे ही हुआ। इलेक्शन बॉन्ड के जरिए आप चंदा ले नहीं सकते, तो इन लोगों ने किया क्या, चंदा लेना शुरू कर दिया दोस्तों। किससे? इलेक्टोरल ट्रस्ट बना करके। ये तो एक बात हो गई, लेकिन बीते दिनों इंडिगो ने जिस तरीके से भारत पर एक तरीके से उसकी पूरी व्यवस्था पर अपने हिसाब से वो व्यवस्था चलाने की कोशिश की, सरकार को घुटनों पर लेकर के आई, उसके पीछे यही एक तथ्य कि इंडिगो, उससे जुड़े प्रमोटर्स, उससे जुड़े जो शेयर होल्डर्स हैं, उन सब ने भाजपाइयों को यहां तक चंदा दिया भर के भाजपा को। जरा ये खबर देखिए, द स्क्रॉल की खबर है, इसमें साफ साफ क्या बताया गया, ये ट्वीट देखिए जरा। आयुष तिवारी ने कहा, इसी खबर का थोड़ा सा कंटेंट बताया गया। इन 2024-25 इंडिगो एयरलाइंस डोनेटेड टू 40 crores टू द प्रूडेंट ट्रस्ट विच डोनेटेड 80% ऑफ इट्स कलेक्शन टू द बीजेपी। 40 करोड़ 24-25 में, साल 2024-25 में इंडिगो एयरलाइन ने 40 करोड़ रुपए का चंदा दिया राजनीतिक दलों में, उसमें से 80% भाजपा को दिया। एक और लाइन देखिए, अशोक लेलैंड एंड अपोलो टायर्स विद हुम इंडिगो शेयर्स कॉमन डायरेक्टर। इंडिगो के शेयर्स में जो कॉमन डायरेक्टर हैं अपोलो और अशोक लेलैंड, बड़ी कंपनीज हैं,
ये इंडिगो में कॉमन डायरेक्टर्स है, दोनों जगहों पर ये डायरेक्टर्स हैं। इन्होंने 2024-25 में 150 करोड़ रुपया इसी ट्रस्ट को दिया और उसमें सबसे ज्यादा पैसा भाजपा को गया। और इसीलिए भाजपा सरकार, जब आप इंडिगो की एयरपोर्ट्स पर लाइन में खड़े थे, लात घूसे खा रहे थे और सरकार तमाशा देख रही थी, मंत्री जो है रील बना रहे थे, इसी वजह से मुंह में फेविकोल पी करके बैठे थे, क्योंकि पैसा खाए बैठे हैं। इंडिगो का पैसा भरा हुआ है इनके गले तक और इसीलिए इनका मुंह नहीं खुल रहा था और अब लाइन में लगे हुए थे। आपकी नौकरी छूट गई, आपका इंटरव्यू छूट गया, इसी वजह से हुआ है ये सब, और कोई बड़ी वजह नहीं और कोई दूसरी वजह नहीं है दोस्तों। और अब ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जो है एक तरीके से पेरेंटल इकाई के जनक, इन्होंने बयान देखिए क्या दिया है। कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है और यह मानने के लिए किसी संवैधानिक प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। ये लोग कबीलाई शासन लाना चाहते हैं क्या इस देश में? कबीला बना देना चाहते हैं? जिस तरीके से सोचेंगे वही सब चलेगा क्या? यह देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। मोहन भागवत ने यह बयान देकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सच बता दिया है। वो सच बता दिया है जो भाजपा लागू करना चाहती है। इसी पर राजू पारुलेकर देखिए बहुत अच्छी लाइन लिख रहे हैं, अंग्रेजी में है, मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं। देखिए राजू पारुलेकर ने क्या कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यह सहिष्णु और शिक्षित नागरिकों के बहुमत से बनाया गया, जो सिंधु घाटी की सभ्यता जीवन पद्धति का पालन करता है, जिसे प्रचलित रूप से हिंदू सभ्यता कहा जाता है और भ्रष्ट रूप से हिंदू धर्म। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंद एक अरबी शब्द है, ब्राह्मणवाद ही धर्म है। चारों वेदों और उपनिषदों में कहीं भी हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है। जो भी हो, ईश्वर का कोई धर्म नहीं होता। आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है जो महात्मा गांधी के हिंदू हत्यारे नाथूराम गोडसे की पूजा करता है। भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी। अब चुप रहो, तुम आतंकवादी हो। यह बात राजू पारुलेकर ने कही है और लिखी है अपने ट्विटर हैंडल पर, जो मैंने आपको अभी बताई। और यही स्थितियां, जब सरगना इस तरीके के बयान देता है तो छोटे छोटे जो नफरती चिंटू हैं वो लोगों के घरों को आग लगा देते हैं, उनके प्रार्थना स्थलों को आग के हवाले कर देते हैं, दंगा और हिंसा फैलाते हैं। बीते दिनों मध्य प्रदेश के सीहोर के आष्टा में यही कुछ हुआ। करणी सेना के चंद गुंडों ने पेशाब करने से मना करने पर इतना आग बबूला हो गए कि वहां हिंसा जैसी स्थितियां पैदा हो गई और साफ साफ कह रहे हैं कि अगर 48 घंटे के अंदर प्रशासन ने मस्जिद और मुसलमानों के घर नहीं गिराए तो वो खुद गिरा देंगे। देखिए जरा, भाइयों से वादा करता हूँ 48 घंटे के बाद नहीं दिखेंगे अगर बुलडोजर नहीं चला तो उनके घरों पर और वो मस्जिद पर, जिस मस्जिद के पता। अब आप ये सोचिए कि ये सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा है? इतनी ताकत, ये सब बोलने की हिम्मत इनके पास कहां से आती है? आप बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं और समझते हैं कि ये किसका एजेंडा चला रहा है। अब एक तस्वीर दिखाता हूं। जिस पुलिस प्रशासन को इन गुंडों को जेल में डालना चाहिए था, वो इनके साथ मिलकर के खुद ईंट पत्थर चला रहा है। जरा देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये ईंट पत्थर चला रहे हैं। हालांकि हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, हम आपको ये वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर स्थितियां बड़ी भयावह हो चुकी हैं। साफ तौर पर आप इस वीडियो में देखिए, ये राइजिंग फाल्कन नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया और बताया है इस पूरी घटना के बारे में। अलीपुर नाम का एक इलाका है, वहां पर पेशाब करने को लेकर के कुछ मामला हुआ था। करणी सेना के लोगों ने पेशाब की ऐसी जगह पर जहां नहीं करना चाहिए था, जब लोगों ने मना किया तो वहां पर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा इन्होंने बना दिया, ये बात कही जा रही है। और जानबूझकर ये सब कुछ किया। इसकी और एक तस्दीक बताता हूं कि कैसे साफ साफ कहा जा रहा है कि 100 किलोमीटर दूर से लोगों को बुलाया गया है हमला करने के लिए। जरा ये वीडियो भी देख लीजिए द मुस्लिम का। मैं तो 100 किलोमीटर दूर से आया हूँ यहाँ पे। क्या यार, इतने यार तुम सब लोग जाके, सही बात है, बच्चे सब इस तरीके से। उधर नीतीश कुमार से एक बार फिर से पत्रकारों ने सवाल किया और नीतीश कुमार हिजाब खींचने वाले मामले पर कुछ बोल नहीं पा रहे, सन्नाटा साधे बैठे हुए। बेशर्मी देखिए, माफी तक नहीं मांगी अभी तक। ये वीडियो देखिए न्यूज़ 24 का छोटा सा। क्या नौबत रही कि महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? क्यों महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर?
माफी मांगेंगे सर। नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा गया, हिजाब मसले पर रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो नीतीश कुमार जो है चुप्पी साधे रहे, कुछ भी नहीं बोल पाए। दोस्तों, ये स्थितियां इस देश में बना दी गई हैं। और एक और स्थिति, मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी वो कलाबाज हैं ये लोग कि आपकी बेरोजगारी को भी ये बेच देंगे रोजगार कह के। ये भीड़ देखिए जरा, ये भीड़ रूस भेजी गई है मजदूरी के लिए। याद कीजिए, एक दौर में अंग्रेज जहाजों में भर भर के भारतीय लोगों को मजदूरी कराने ले जाते थे विदेशों में। और आज वही स्थितियां मोदी सरकार ने फिर आजादी के इतने सालों के बाद, जब आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, उस वक्त ये स्थितियां बना रखी हैं कि फिर से भारत के लोगों को मजदूर बना दिया इस सरकार ने। इस पर दोस्तों डॉक्टर मुकेश कुमार लिख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है, देखिए, लिख रहे हैं, मोदी जी के राज में एक्सपोर्ट छलांग लगा रहा है, लेकिन ये एक्सपोर्ट हमारे क्वालिटी और प्रोडक्ट सर्विसेज का नहीं, मजदूरों का है। रूस का ये वीडियो बता रहा है कि करीब 10,000 मजदूरों का पहला जत्था पहुंच चुका है। मोदी जी इस पर गर्व कर सकते हैं। चाहे तो बेरोजगारी कम करने का श्रेय भी ले सकते हैं। यूपी बिहार के मुख्यमंत्री तो ये दावा भी करेंगे ही, क्योंकि सबसे बड़े एक्सपोर्टर तो वही बनेंगे। हम एक बार फिर औपनिवेशिक युग में पहुंच गए। उस समय अंग्रेज जहाजों में भर भर करके हमारे लोगों को ले जाते थे, और अब ये काम मोदी सरकार कर रही है। ये बात कही गई दोस्तों। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।